गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई होप कि आप वीडियोस को सजेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूशन में देख रहे होंगे। सबसे पहला वीडियो जो इससे रिलेटेड था वो था सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद सेकंड वीडियो हमने रिलीज किया था रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। उसी के कंटिन्यूशन में थर्ड वीडियो है दिस इज पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट, यानी एक प्रेडिकेट को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो ये वीडियो आप देखें तो उससे पहले वो दो वीडियोस आप जरूर देख लें। अगर कंटिन्यूशन में रहेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये चार्ट आपके लिए बहुत फैमिलियर हो गया होगा, हमने दोनों वीडियोस में दिखाया है। और आज हम जिसकी बात करेंगे आपसे वो पार्ट है प्रेडिकेट। आज हम आपसे प्रेडिकेट की बात करेंगे। नो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं और हम पढ़ भी चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितने फॉर्म्स में मिलता है। अब बात करेंगे प्रेडिकेट की। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट के लिए आप पहला वीडियो देखेंगे जिसमें सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में बात की गई है। देखिए, प्रेडिकेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। अगर प्रेडिकेट के अंदर वर्ब है तो इसका मतलब प्रेडिकेट पॉसिबल है, और अगर वर्ब नहीं है तो प्रेडिकेट नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ वर्ब ही दी जाती है, जैसे दे गो, तो जो आपका दे है वो सब्जेक्ट है क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं, गो मीन्स ये वर्ब है और ये क्या पार्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है। वर्ब के साथ साथ आपको कभी कभी सेंटेंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं और एडजंक्ट भी मिल सकते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एडजंक्ट्स क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बीच में वीडियो छोड़िएगा नहीं। अगर थोड़ा सा आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो पॉज कर सकते हैं। इन चीजों को जानना इसलिए जरूरी है। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पता नहीं है तो आप लिंकिंग वर्ब को नहीं जान पाएंगे, और अगर आप वर्ब को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ग्रामर में करेंगे क्या। तो इन चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के दो मेन पार्ट्स, जैसे वर्ब हमने बताया, वर्ब के लिए एक अलग से वीडियो, एक नहीं है, वर्ब के ऊपर लगभग 5 या 6 वीडियोस अलग अलग आएंगे। हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट और एडजंक्ट की करेंगे। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। दे आर कंप्लीटिंग द सेंटेंस। कभी कभी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। और जिन चीजों को आप लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटेंसेस में उनका होना इसलिए कभी कभी जरूरी हो जाता है कि वो चीजों को सम अप करने के काम आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एडजंक्ट। एडजंक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको आप हटा देते हैं तो सेंटेंस पर फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चेक कर लीजिए एक बार। ही रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखिए, ही आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। उस प्रेडिकेट के अंदर सबसे पहला जो कंपलसरी वर्ड है वो क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। वर्ब के बाद व्हाट और whom, अगर ये दो का आंसर आपके पास आ रहा है तो ये आपका आर्ग्यूमेंट है। और जो वर्ड है इन द लाइब्रेरी, ये आपका क्या हो जाता है, ये एडजंक्ट हो जाता है। यानी अगर मैं इस सेंटेंस में से इन द लाइब्रेरी को रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरे सेंटेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं बुक रिप्लेस कर देती हूँ तो कोई चीज अधूरी रह जाती है। जैसे ही रीड्स, वो पढ़ता है, लाइब्रेरी में क्या पढ़ता है, तो ये चीजें अधूरी रह जाती है। तो इन द लाइब्रेरी इज एडजंक्ट और बुक्स इज आर्ग्यूमेंट। I ate an apple in the morning. I ate, फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट, ate आपका क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, an apple आपका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और इन द मॉर्निंग आपका क्या हो जाता है, एडजंक्ट हो जाता है। और वर्ब से लेकर और एडजंक्ट तक का पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। लास्ट वाले सेंटेंस में करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आर्ग्यूमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, प्रेडिकेट के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो उसका मीनिंग कंप्लीट करने में काम आते हैं। सो दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ये दो तरह के होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही क्या का आंसर देते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट दो चीजों का आंसर दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट और हूम। अगर आप वर्ब से पूछते हैं व्हाट और हूम तो आंसर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी सेम बात है, तो दोनों को पहचानने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको अंडरलाइन कर देती हूँ। ये जैसे शगुन आपका सब्जेक्ट है, टीचर, रोहन, राधन एंड देन दीपशिखा, दीज आर योर सब्जेक्ट्स। और इसके बाद जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है जैसे गिव्स, स्लैप्ड, इज, हैज एंड इज। अब जब फर्स्ट सेंटेंस में गिव्स पूछे, शगुन गिव्स, शगुन देती है, क्या देती है? अगर आंसर आ रहा है व्हाट का तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। शगुन क्या देती है? आप बताते हैं कि शगुन 300 रुपीज देती है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, 300 रुपीज। नेक्स्ट, टीचर स्लैप्ड, टीचर ने चांटा, मारा, किसको मारा? आंसर किसका देना है आपको? हुम का आंसर देना है। और अगर हुम का आंसर आपको मिल जाता है तो ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी चांटा स्टूडेंट को मारा गया तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। नाउ रोहन इज एन अकाउंटेंट, रोहन क्या है? अब ये आंसर तो हमें व्हाट का मिल रहा है रोहन के लिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं अकाउंटेंट, वो रोहन के लिए ही कर रहे हैं। हम रोहन के लिए ही अकाउंटेंट शब्द का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अकाउंटेंट कोई और नहीं है, रोहन है। बेशक ये व्हाट का आंसर दे रहा है, लेकिन ये अकाउंटेंट कौन है? ये रोहन ही है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ना कहकर क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। याद रखिएगा। राधन हैज 3 बुक्स, अब राधन के पास 3 किताबें हैं, तो ये 3 किताबें राधन है क्या? नहीं, राधन के पास हैं, लेकिन वो राधन के बारे में इंडिकेट नहीं कर रही हैं। तो राधन के पास क्या है? 3 किताबें, ये भी क्या हो जाता है आपका? ऑब्जेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, दीपशिखा इज वेरी नाइस। अब ये जो वेरी नाइस है ये कौन है? मैं तो बहुत वेरी नाइस हूँ। यस, आई एम अ नाइस पर्सन। मैं अपने बारे में कभी गलत नहीं बोलती हूँ। तो वेरी नाइस जो है यहाँ पर कौन है? दीपशिखा है। तो दीपशिखा ही वेरी नाइस है, इसलिए क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि व्हाट का आंसर या फिर वर्ब के बाद जब कभी भी कोई ऐसा शब्द मिले जो मेन सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आई एम अ टीचर, या अर्चना शर्मा इज अ टीचर, तो जो टीचर है वो यहाँ पर कौन है? अर्चना शर्मा है। तो अर्चना शर्मा इज अ टीचर, तो टीचर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट है अर्चना शर्मा का, क्योंकि टीचर किसको बता रहा है? अर्चना शर्मा को बता रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट की बड़े आसानी से पहचान कर सकते हैं। दूसरी पहचान कॉम्प्लीमेंट की क्या होती है कि ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद लगता है। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ही विल बी एन एस्ट्रोनॉट, तो ये एस्ट्रोनॉट बनेगा, ये कौन बनेगा? ही बनेगा। तो एस्ट्रोनॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था व्हाट का आंसर देगा और whom का आंसर देगा। अब सेंटेंसेस जरा चेक कर लीजिए। ही लव्स मी, किसको प्यार करता है? ये whom का आंसर दे रहा है। और अगर ये whom का आंसर दे रहा है तो इट इज ऑब्जेक्ट। माई मदर बॉट अ लैपटॉप, क्या लाई है मेरी मदर? व्हाट का आंसर दे रहा है? इट इज ऑब्जेक्ट। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो क्या पेन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, तो क्या है? मेरे पास एक पेन है, तो ये भी क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूँ? डॉक्टर हूँ, लेकिन याद रखिए डॉक्टर मैं ही हूँ, यानी ये मुझे लिंक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। नाउ ऑब्जेक्ट किस किस रूप में आपको मिल सकता है? देखिए, प्रोनाउन भी हो सकता है हिम, नाउन के रूप में भी आपको मिल सकता है, जैसे केक, शी बेक्ड केक, उसने क्या बेक किया? केक बेक किया। आई हेट हिम, मैं किससे नफरत करता हूँ? उससे नफरत करता हूँ, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर केक ऑब्जेक्ट हो गया। क्लॉज भी हो सकता है, आई इन्फॉर्म, मैंने इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया? दैट शीतल हैड गॉन टू दिल्ली, मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखिए क्लॉज क्या होते हैं, ये आपके 3 वीडियोस आपको लगातार दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, उनको एक साथ ही पढ़िएगा। इसके अलावा जिरंड, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया मैंने? स्विमिंग। अब आईएनजी फॉर्म लग रहा है तो वर्ब मत बोलिएगा, इट इज कॉल्ड जिरंड, यानी कि इनको हम वर्बल्स कहते हैं। इसका वीडियो अलग से आपको अपलोड कर दिया गया है आपके लिए। इनफिनिटिव, इनफिनिटिव वंस अगेन वर्बल्स, जैसे आई अटेम्प्टेड, मैंने अटेम्प्ट किया, क्या कोशिश की मैंने? टू लीव, छोड़ने की कोशिश की, तो इट इज कॉल्ड वर्बल।
इट, आई बिलीव इट दैट शी सेड दैट। तो कभी कभी इट को भी आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं। ना ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और तीसरी तरह का ऑब्जेक्ट जिसे पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, पर बाय प्रैक्टिस आप उसको पहचान सकते हैं, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो तीनों तरह के ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है ये व्हाट का आंसर दे रहा है। मैंने इसको कुछ इस तरह से याद किया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर मेरे वर्ब का डायरेक्ट एक्शन हो जाता है। जैसे मैंने बॉल फेंकी, तो जो मैं फेंक रही हूँ वो बॉल है। और अगर मैं कहूँ मैंने बॉल तुम्हारे ऊपर फेंकी, तो जो बॉल है उसे ही तो मैं फेंक रही हूँ, मैं तुम्हें तो नहीं फेंक रही, मैं बॉल को फेंक रही हूँ। और मेरे बॉल को फेंकने का इम्पैक्ट किस पर आ रहा है, आप पर आ रहा है। तो डायरेक्ट किससे बात हुई, मेरे फेंकने वाला जो मेरा एक्शन है वो किस पर हुआ, बॉल पर हुआ। और दोबारा किस पर हुआ फिर वो एक्शन, बॉल के थ्रू आप पर हुआ। तो आप इनडायरेक्ट हो गए और बॉल डायरेक्ट हो गया। मैं इसको इस तरह से याद करती हूँ, आप याद रखिएगा व्हाट का जो आंसर होता है मैक्सिमम, वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है। जैसे आई थ्रू, मैंने फेंकी, क्या फेंकी मैंने, बॉल, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई कैन हैंडल, मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्या हैंडल कर सकते हो भाई, कंप्यूटर को हैंडल कर सकता हूँ, व्हाट का आंसर आ रहा है। आई परचेज, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, बुक्स। तो आप देखिए किताबें खरीदना, यानी मेरे खरीदने का जो एक्शन है वो किताबों पर हो रहा है, मेरे हैंडल करने का जो एक्शन है वो कंप्यूटर पर हो रहा है, और मेरे जो फेंकने का एक्शन है वो बॉल पर हो रहा है। तो डायरेक्ट हो रहा है तीनों के ऊपर, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता मेरे एक्शन का। जैसे आई थ्रू, मैंने फेंका है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, मी और बॉल। अब रोहन ने मुझे फेंका या बॉल को फेंका, क्योंकि उसने बॉल को फेंका है तो ये क्या हो जाता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर फेंकी है, मेरे ऊपर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ही गिफ्टेड, उसने गिफ्ट किया। अब गिफ्ट जो है, क्या गिफ्ट दिया, शर्ट दिया या सुरेश को गिफ्ट दिया, उसने एक शर्ट है जिसको उसने गिफ्ट किया, किसको, सुरेश को गिफ्ट किया। तो इसका डायरेक्ट एक्शन किसके ऊपर हुआ, शर्ट के ऊपर, क्योंकि गिफ्टेड यानी कि गिफ्ट देने का एक्शन शर्ट के ऊपर हुआ, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो सुरेश है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। टीचर ऑफर्ड, टीचर ने ऑफर्ड किया, क्या ऑफर किया उसने, स्कॉलरशिप, यानी ऑफरिंग किसकी हुई, स्कॉलरशिप की हुई। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दी गई, मुझे दी गई, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मदर कुक्ड, मेरी माता जी ने बनाया, क्या बनाया, खाना। तो जो कुक्ड है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो किस पर हुई, खाने पर हुई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि जिसके लिए बनाया गया वो क्या हो जाता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इफ देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको याद है कौन सा, जो व्हाट का आंसर दे रहा था, जिस पर डायरेक्ट एक्शन हो रहा था। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वो नहीं है तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो 100% आप उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर दो ऑब्जेक्ट है फिर आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें से इनडायरेक्ट कौन है और डायरेक्ट कौन है। एग्जाम्पल चेक करिए, शॉपकीपर ऑफर्ड, शॉपकीपर ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, डिस्काउंट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट, क्योंकि उसने डिस्काउंट को ऑफर किया है, मुझे ऑफर नहीं किया किसी को। और किसको ऑफर किया, मुझे, तो ये मेरा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, राशिद थ्रू मी, अब मुझे ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं रख सकती हूँ। राशिद थ्रू, यहाँ मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की देखिए जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं इस सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे मारा। अब मैंने उसे चांटा मारा, ठीक है,
लेकिन जो मैंने से चांटा मारा उसके लिए यहाँ मुझे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो हिम मेरा यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाने वाला है। जैसे कि आपके पास अगर व्हाट का आंसर नहीं है, होम का आंसर है एक सेंटेंस के अंदर, तो उसे ही आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, इसके लिए हमने अलग से पूरा एक वीडियो आपके लिए बनाया है, शॉर्ट में देख लीजिए। द नाउन प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। बस इतना आपको याद रखना है, वो नाउन और प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाते हैं। Our school is around the corner. Around is preposition और इसके बाद जो आ रहे हैं they are called object of preposition. अब इन्हें पहचानेंगे कैसे आप? इन्हें पहचानने का तरीका who या what लगा दीजिए आप। My huts are across the field. Across what? कहाँ पर है? मतलब across what? preposition से आपको पूछना है, तो आप बताएंगे across fields। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है क्रॉस व्हाट का जो आंसर आ रहा है दैट इज फील्ड्स, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है। मदर सिट बिसाइड मी इन द किचन। बिसाइड्स हूम, किसके पास बैठी है, बिसाइड मी, मेरे पास बैठी है, और इससे पहले बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन है, सो वी कॉल इट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इस तरह से आप इन 4 सेंटेंस की और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट होता है मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लिंक करता है और नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये भी 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे पहचानना आसान है। देखिए मोहित इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग कौन है, मोहित की तो बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग जो आ रहा है मोहित के लिए आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्योंकि मोहित यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हम इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। आयुषी लुक्स हैप्पी। अब खुश कौन दिखाई देता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे आयुषी खुश दिखाई दे रही है, तो आयुषी सब्जेक्ट हो गया, और क्योंकि ये आयुषी की बात कर रही है तो ये क्या हो जाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब क्योंकि आयुषी सब्जेक्ट है तो इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इस वाले को आप खुद करके देखिए जरा सा। नाउ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हैप्पी है यहाँ पर, ही मेड मी हैप्पी। अब ये हैप्पी कौन है भाई, ही या मी, ये मी हैप्पी है, और मी यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। ही मेड मी हैप्पी, ही इज सब्जेक्ट, मेड इज वर्ब एंड मी इज ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट हैप्पी है, तो वी कॉल्ड इट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए कितना आसान है। दे सेलेक्टेड रोहित द मॉनिटर। अब ये मॉनिटर कौन बना, दे या रोहित, रोहित बना। यहाँ पर दे हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया, सॉरी सेलेक्टेड हुआ वर्ब, और रोहित हो गया ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये शब्द रोहित को ही डिफाइन कर रहा है तो मॉनिटर क्या हो जाता है आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इजी। थर्ड वाला खुद करके देखिए। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर देखिए क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं अर्चना इज अ गर्ल, तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि गर्ल अर्चना को डिफाइन कर रहा है। जतिन इज अब्यूजिंग अ गर्ल। अब जतिन अब्यूज कर रहा है, किसको अब्यूज कर रहा है, लड़की को अब्यूज कर रहा है। व्हाट का आंसर तो आ रहा है, लेकिन ये जो गर्ल है ये जतिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में ये जतिन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में ये गर्ल अर्चना को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कॉम्प्लीमेंट, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। आई हैव अ कार। ये जो कार है इसका आई से कोई संबंध नहीं है। कार इज डिफरेंट एंड आई इज डिफरेंट, सो इट इज ऑब्जेक्ट। लेकिन आई एम अ टीचर, तो ये टीचर कौन है, आई ही टीचर है, तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए द सेंटेंसेस विद लिंकिंग वर्ब्स हैव कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑब्जेक्ट्स। जिनमें लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं इसका पूरा वीडियो आपके पास आ चुका है, यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। The sentences which do not have linking verbs have objects not complement। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिमेंबर करने लायक पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। एडजंक्ट,
वो शब्द जो सेंटेंस में लगते हैं लेकिन नेसेसरी नहीं होते किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, आर कॉल्ड adjunct. और adjunct के एग्जाम्पल्स है in the evening, in the courtyard, on the terrace, in my pocket. All these are called adjuncts. ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं चुक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है इसको तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं और वो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह ग्रामर सीख पाए। थैंक यू वेरी मच।